जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, इस वीडियो का टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा, कर्जदारों की लोन भरने की टेंशन ख़त्म। अगर आपका 10 लाख से कम का लोन है तो भाइयों अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आज की डेट में लोगों के मन में जो डर बना हुआ है कि अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, इन फ्यूचर में इससे कैसे बाहर निकलूंगा। भाइयों, बहुत से लोगों के मन में एक डर बना हुआ, टेंशन बनी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो भाइयों वीडियो को पूरा देखना अंत तक, ताकि भाइयों आपको सब कुछ अपने अधिकारों के बारे में पता चले और आपको इस प्रकार से इस टेंशन से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि बहुत से लोग टेंशन लेके आज भी बैठे हुए हैं लोन की किस्त ना भरने की वजह से। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे वो भी वीडियो को देख लें, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर जो हमारे साथ अब जुड़ेंगे नए नए लोग, उनके लिए भी ये वीडियो खास रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे और तमाम तरीके से टेंशन ले रखी है उन्होंने। और भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप कहीं चूक ना जाएं। क्योंकि बहुत से लोग हैं इंतजार करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कब शुरू होगी, लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती, फिर वो चूक जाते हैं। तो भाइयों, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। और भाइयों, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। बहुत से लोगों की क्वेरी रह जाती है कि सर हमको आपसे पर्सनल बात करनी हो तो कैसे करनी है। मैं अपना नंबर है पिन कर दूंगा, कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है भाइयों, बाकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आप लोगों की टेंशन इसमें ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ आए कि आपको किस प्रकार निचोड़ा जा रहा है, किस प्रकार इस जाल में फंसाया जा रहा है और इस जाल से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि शुरुआती दौर पर लोग क्या करते हैं, नए नए लोन लेते हैं जब आपका सिविल नया नया बनता है, या फिर आप कोई स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद या कोई आप बिजनेसमैन होते हैं, या फिर आप कोई एक जॉब वाले बंदे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके साथ क्या बनता है, शुरुआती दौर में उनका नया नया सिविल तैयार होता है और उनकी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। उनको तमाम तरीके से ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। क्रेडिट कार्ड ऑफर, अगर आपने किसी एक क्रेडिट कार्ड, आपने कोई एक क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, उस क्रेडिट कार्ड को जैसे 3-6 महीने होते हैं उसके बाद आपके पास लाइन लग जाती है क्रेडिट कार्ड की। वो किस प्रकार लगती है, ऑफर बाय ऑफर, जिसमें आपको तमाम तरीके के ऑफर दिए जाते हैं। अगर आप इसका ये वाला आप ले लेंगे क्रेडिट कार्ड तो इसमें ये वाली छूट मिल जाएगी, इसमें 10% की छूट आपके कपड़ों पे है, आपके अप्लाइंस टीवी अप्लाइंस पर है, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे है। तमाम तरीके से आपको ऑफर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको तमाम तरीके से लालच दी जाती है बुरी तरह से कि भैया लालच में फंस जाए। किस प्रकार आपको पहले प्यार से, बड़े प्यार से बोला जाएगा, सर आप इसकी EMI में, आप इसको EMI में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन फ़ायदा कब तक मिलता है, ये थोड़ी ना आपको सारी उम्र फ़ायदा ही मिलता रहेगा। देखो, क्रेडिट कार्ड आपको फ़ायदा सारी उम्र देता है, लेकिन जब किस्त नहीं भर पाते फिर वो आपके साथ प्यार से बात नहीं करते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया वो निकालना जानता अच्छी तरह। तो ये मत सोचना कि मैंने इनसे पैसा ले लिया, मैं चुपचाप बैठ गया तो मैं नहीं दूंगा तो कुछ कहेंगे नहीं। एक सच्चा लोन डिफॉल्टर होता है, जिसकी जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। वो लोन की किस्त नहीं भर पाते, लेकिन वो देना चाहते हैं लेकिन वो दे ही नहीं पा रहे। उनके मन में ये हो रहा है कि भैया मैं किसी का पैसा खाता नहीं हूँ, तो भैया मैंने इसका पैसा खाना नहीं है, मैं तो देना चाहता हूँ। लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप दे ही नहीं पाते। जब जॉब चली जाती है बंदे की, एक छोटी सी बात सपोज करते हैं, आपकी जॉब थी, आपकी सैलरी 40,000 रुपये थी, आपकी 20,000 रुपये EMI बड़े प्यार से जा रही थी, लेकिन अब आपकी जॉब ही चली गई है तो अब 20,000 रुपये की EMI भी नहीं भरी जा रही। तो तमाम तरीके से लोगों के साथ मुसीबतें, मुश्किलें बनी हुई हैं। और तो उसके लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें आपको समझाया जाएगा, चाहे आप एक बिजनेसमैन है, चाहे आप एक जिसकी या तो बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर आपका कोई जॉब में लॉस हो चुका है, तो तमाम तरीके से लोगों के साथ जो दिक्कतें परेशानियां बनेंगी उससे बाहर निकलना आपको किसी भी तरह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। क्योंकि लोगों ने डराया जा रहा है आपको कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके साथ ये हो जाएगा। देखो भाइयों, अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हो, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, तो आपको 1% भी नहीं घबराना। इस वीडियो के माध्यम से पूरा हल बताएंगे। मात्र एक वीडियो में ही हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि भैया ये जो ट्रैप है, ट्रैप से कैसे बाहर निकलना। ये मत सोचना है मेरा लोन है, भैया लोन नहीं ट्रैप है। क्योंकि आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा
दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 8-10 लोन ले लिए और 10-12 क्रेडिट कार्ड ले लिए। तो तमाम तरह का ट्रैप है भाइयों। ये मत सोचना कि मेरा लोन है, लोन नहीं है, ट्रैप है। ठीक है, लोन तो है, हम असली में तो लोन ही है, लेकिन आपके लिए ट्रैप आके खड़ा हो चुका है। आपका 8-10 लाख के लोन आके खड़े हो चुके हैं और अब आपसे भरे नहीं जा रहे। अब करें तो करें क्या, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा निकालने के लिए तो तमाम तरीके से करना ही है। वो केस भी करेगी, वो आपको रिकवरी वाले भी आपको तंग करेंगे, तमाम तरीके से परेशान तो करेंगे, लेकिन हल तो होगा। ये थोड़ी ना आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों कि आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। उसके तरीके हैं, हर चीज़ का एक हल है। आपको तरीके कहना, स्टेप बाय स्टेप सुनना कि कैसे कैसे बाहर निकलना है आपको। अगर आप एक सच में एक जेन्युइन डिफॉल्टर हो तो, अगर एक आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हो तो उसके लिए तो जेल के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हो, अगर आप एक जो जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं करने वाले बंदे हो और आप इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, कई लोगों को सुसाइड करने के भी विचार आ जाते हैं, कई लोगों को बहुत बुरे बुरे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें ना गलत होती हैं। आप लोगों को इस चीज़ से समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो आपके मन में आ रही है ना, ये बिल्कुल गलत आ रही हैं, क्योंकि इस समय ना कोई साथ नहीं देता। जब आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, मतलब आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय आपका रिश्तेदार भी आपका कोई साथ नहीं देता। शुरुआती दौर में कोई साथ दे दे, बाद में कोई भी साथ नहीं देता। आपको इस चीज़ का समझ होगी, क्योंकि आप इस दौर से गुजर रहे होंगे, तो आपको इस चीज़ की समझ होगी, कोई भी साथ नहीं देता। इसमें आपको खुद की लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है। आपको इसमें घबराना नहीं है कि हमने चेक दे रखा है तो हमारा चेक बाउंस का केस लग जाएगा, हमने ईसीएस लगवा रखे तो ईसीएस का केस लग जाएगा। तो इसमें आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब आपको निकलना तो है बाहर। अब फंसे हुई जो आपने प्रॉब्लम अपने सिर पे ले लिया, लेकिन बाहर तो निकलने के रास्ते हैं ना, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बैंक आपको क्या करता है, अगर मान के चलो आपका एक अकाउंट, आपका कोई एक बैंक से लोन चल रहा है, चाहे वो आपका एक बैंक से चल रहा है चाहे 10 बैंक से चल रहा है, डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट होता है। चाहे आप एक बैंक से करो चाहे 10 बैंक से करो, वो डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट है। ये मत सोचना कि मैंने एक से कर दिया, मैंने बाकियों की किस्त भर दी तो मेरा सिविल ठीक रहेगा। सिविल खराब, सिविल आपका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये मत सोचना, अगर आपने 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने तक आपने किस्त नहीं भरी किसी एक बैंक की, तो आपका सिविल तो बर्बाद होने ही वाला है। अब क्या होगा आपके साथ, दिन भर में बैंक पहले दिन ही आपका डाटा थर्ड पार्टीज को भेज देता है, जिसमें आपको दिन भर में 50 कॉल, दिन भर में, मतलब कि आप खाना खा रहे होंगे, आप कोई काम कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपको कॉल बजते रहेंगे। ना ही आप खाना खा पाओगे, ना ही आप अपने जॉब पर ध्यान दे पाओगे, ना ही आप अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाओगे। तो तमाम तरह की कॉल्स आएंगी आपके पास। अगर आप कुछ समय के लिए कर सकते हो तो या तो अपना फ़ोन बंद कर देना, ठीक है, या तो उनके फ़ोन इग्नोर करना, क्योंकि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, आपको परेशान करते हैं, तमाम तरीके से आपको कहते हैं ना झंझोड़ देते हैं। तो उनके फ़ोन वगैरह मत उठाना। फ़ोन ना उठाने पर किसी प्रकार की केस नहीं होता, किसी प्रकार की जेल नहीं होती। फ़ोन न उठाने से किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब हमको बैंक को जवाब, हमने बैंक से बात कैसे करनी है, बैंक को हमको मेल के द्वारा बात करनी है या फिर हमको नोटिस के द्वारा बात करनी है। हमको इनके फ़ोन वगैरह से कोई भी बातचीत नहीं करनी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक आपको समझा दिया कि फ़ोन वगैरह मत उठाना, फ़ोन उठाओगे तो परेशान रहोगे। दूसरा, बैंकों के रिकवरी एजेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं 20-21 दिनों के बाद, कुछ बैंकों के तो हफ्ते के बाद भी आ जाते हैं। शहरों में तो अधिकतर आएंगे, क्रेडिट कार्ड के जितने होंगे सारे आएंगे, लेकिन एनबीएफसी के सिर्फ 30% ही रिकवरी एजेंट आते हैं। तो ये मत सोच के बैठना कि मैंने इस बैंक से लोन लिया था क्या इसके रिकवरी एजेंट आ जाएंगे। आप कमेंट में पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। जो रिकवरी एजेंट आते हैं भाइयों, वो आते हैं थर्ड पार्टी से। बैंक अपनी तरफ से कोई भी रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं, वो डीआरए सर्टिफिकेट के होते हैं। जो विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के आते हैं वो सारे के सारे थर्ड पार्टीज के आते हैं। थर्ड पार्टीज कहने का मतलब अपनी कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं। कमीशन बेस पर काम करना, अगर मान के चलो आपका 10,000 का लोन है तो 1,000 रुपये रिकवरी एजेंट के खाते में 10% उनको मार्जिन मिल गया और उन्होंने आपके साथ बैसम बसाई भी कर ली, तू तड़ाक भी कर लिया, आपको डरा धमका के आपसे पैसा लूट लिया। वो लूटना ही होता है, जब डरा धमका के पैसा निकालना मतलब लूटना ही होता है। तो भाई उन बैंकों को तो पैसा अभी हमने देना ही नहीं है। जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं ना, उनको सबसे लास्ट में पैसा देना। सबसे पहले उन बैंकों को पैसा देना है जो उनसे, अगर आपको सेटलमेंट भी करनी है तो उन बैंकों के साथ पहले सेटलमेंट करो जिन्होंने आपको प्यार से रखा है और आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चले। ये नहीं है कि आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको आप डर के मारे उनको पैसा दे रहे हो। डर के मारे किसी को पैसा ना देना, क्योंकि आपने पैसा अगर दोगे भी डर के पैसा दोगे, आपका खुद का पैसा तो है नहीं, आप तो मांग के पैसा दे रहे हो
किसी न किसी रिश्तेदार से पैसा मांगोगे, क्योंकि जान आगे खड़ी हो चुकी है कि भैया अब मैं करूं तो करूं क्या, ये तो मेरे घर के आगे आके बदतमीजी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के आपके घर पर आ रहा है तो आपको उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, ना ही उनको पैसा देना है। अगर आपने जिस ऐप से पैसा लिया था उस ऐप में पैसा देना चाहते हो देना, नहीं तो मत देना, ठीक है। अगर बैंक कहता है कि भैया अगर आप बैंक को, अब ये चलो ठीक है, अब यहाँ तक बात तो क्लियर कर दी, रिकवरी एजेंटों तक तो बात क्लियर कर दी, उन पर डीआरए का सर्टिफिकेट है तो आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे कभी भी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए सबसे पहले बैंक से उनसे रिकवरी वाले से उनका डीआरए का सर्टिफिकेट मांग लेना, नहीं तो फिर आप बाद में सोचो कि पता नहीं मैंने मांगा क्यों नहीं, उस समय मांग लेता तो मेरे वो पैसे बच जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ स्कैम होके जा रहा है, बहुत से लोगों का स्कैम हो रहा है। किस प्रकार का, अगर आप इनको पैसा दे देते हो तो आपके अकाउंट में जमा ही नहीं होते, जो आपका लोन का अकाउंट होता है उसमें जमा ही नहीं होते। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना जो भी करना है। उसके बाद अब आपको तमाम तरीके से जब आपके 92 डेज बीत जाते हैं, उसके बाद क्या करता है बैंक, आपके पास थर्ड पार्टी का काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसके बाद बैंक अपने लीगल कार्रवाई की तरफ आता है। लीगल कार्रवाई किस प्रकार, पहले तो दूसरे तीसरे महीने में आपको रिकॉल नोटिस भेजता है। रिकॉल नोटिस का मतलब आपको याद दिलवाना, ठीक है। उसके बाद बैंक आपको डिमांड नोटिस भेजता है। डिमांड नोटिस का मतलब होता है कि बैंक कह रहा है कि आपने एग्रीमेंट में, जब आपने लोन लिया था एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अगर आप लोन की किस्त नहीं दे पाएंगे तो हमें पूरा पैसा लौटाना होगा। बाकी एनबीएफसी में आपने कोई चेक तो दे नहीं रखा तो आपने 138 का केस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी ईसीएस लगी हुई है तो ईसीएस का 25 का केस लग सकता है। तो वो किस प्रकार का केस होता है, ये थोड़ी ना हर किसी के ऊपर केस लग रहा है या हर किसी को जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो केस चलते हैं भाइयों, बहुत बहुत लंबे केस चलते हैं, कई कई सालों केस चलते हैं। कोई 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल बहुत लंबे लंबे केस चलते हैं। ये थोड़ी ना आपके ऊपर केस हो जाएगा तो आप उसमें, देखो जीतने वाले आप नहीं हो, आप जीत नहीं सकते उस केस में क्योंकि आपने पैसा ले रखा है, लेकिन आप उस केस को लड़ तो सकते हो। ये नहीं है कि लड़ना है आपको, वहां पर डिशुम डिशुम करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कानून का सहारा लेना है। कानून का सहारा कहने का मतलब आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ने वाली है इस चीज़ के अंदर। अगर आप एक एडवोकेट का सहारा लेते हैं, बैंक को सबसे पहले एक प्रायर नोटिस की कॉपी भेज दें। कब भेजनी है प्रायर नोटिस की कॉपी, जब आप लोन डिफॉल्टर होने वाले होते हैं। 1-2 महीने तक आप प्रायर नोटिस भेज सकते हो बैंक को। तो उसमें क्या करता है बैंक, या तो आपकी रिकवरी भी रुक जाती है। इसके लिए रिकवरी किस प्रकार रुकती है, बैंक के पास जब नोटिस जाता है बाय पोस्ट, जब बाय पोस्ट नोटिस जाता है तो बैंक उसके अंदर आपके घर की रिकवरी भी रुकवा देता है। लेकिन कई बैंक नहीं रुकवाते रिकवरी, तो रिकवरी एजेंट को आप उसको प्रायर नोटिस की कॉपी दिखा सकते हो, तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। अब बैंक कहता है कि अब हम आपके ऊपर 25 का केस कर देंगे। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपने तो ईसीएस लगा रखे थे, हम तो 25 का केस कर देंगे। अब 25 का केस बैंक कैसे कर सकती है, अगर आपने पहले ही बैंक को प्रायर कॉपी दे रखी है तो बैंक से आपने रिक्वेस्ट कर रखी है, सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा होगा पे कर दूंगा, 3 से 6 महीने का समय चाहिए। तो बैंक इस बीच में आपके ऊपर किसी प्रकार का 25 का केस करना भी चाहे तो वो केस रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भैया मेरा 10 लाख का लोन था या आपका 15 लाख का लोन था या 20 लाख का लोन था, आपके ऊपर किसी चीज़ की टेंशन आ गई। टेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंस की दिक्कत आई है, ना कि आपको किसी प्रकार की और दिक्कत आई है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेथ हुई है आपकी, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस। क्योंकि लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि भैया पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इन फ्यूचर में क्या करूंगा। ना ही अब खाना खा पाते, ना ही काम पर ध्यान दे पाते। अपने काम पर भी ध्यान दें और अपने खाने पर भी ध्यान दें, क्योंकि भैया आप अगर कमाएंगे नहीं तो फिर आप इनकी सेटलमेंट भी कैसे करेंगे। सेटलमेंट भी तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी ना कभी तो। देखो ये तो है नहीं कि आप अपना दबा के रख लोगे। बैंक आरबीआई का रूल है, अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, आपकी दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, तो आपको बैंक सेटलमेंट का प्रावधान देती है, जो कि 92 डेज के बाद आपको ऑफर देना शुरू कर देती है। लेकिन 92 डेज के बाद उसको इतने अच्छे ऑफर नहीं मिलते आपको बैंकों के द्वारा। जो ऑफर आपको मिलते हैं वो मिलते हैं भैया 6 महीने के बाद, राइट ऑफ होने के बाद। तो इसमें आपको जैसे 1 लाख का लोन है, 30,000 रुपये में सेटलमेंट करवा दी। अगर 5 लाख का लोन है तो 1.5 लाख में सेटलमेंट करवा दी। ये सब कुछ राइट ऑफ होने के बाद। उससे पहले आपको 40%, 50%, 60% इतनी ही आपको मिलती है आपको लेस, उससे ज़्यादा लेस नहीं मिलती। तो ये मत सोचना कभी भी कि अगर आपने एक लोन डिफॉल्ट कर दिया, आप कर्जदार बन चुकी हो किसी के, तो आपको उस कर्जदार की वजह से आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक से बातचीत कीजिए। रिकवरी वालों को फ़ोन मत उठाओ। और जरा आपका 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 15 लाख का लोन है, चाहे 20 लाख का लोन है, आपको घबराना नहीं है, 1% भी डरना नहीं है। क्योंकि ये रिकवरी वाले आपको बुरी तरह से डरा रहे हैं। जितना आप डरते हैं उतना वो आपको डरा देते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है किसी भी तरह से। हो सकता है, उम्मीद करते हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद आप इतना अच्छा कमा लें, इतनी अच्छी आपकी जॉब लग जाए, इतना अच्छा आपका बिजनेस खड़ा हो जाए, तो आपके लिए लोन तो कुछ है ही नहीं।
ये 8-10 लाख के लोन तो आपके लिए कुछ रहेंगे नहीं। तो आप इस चीज़ से घबराएं मत। अपना फ्यूचर डिसाइड आपको खुद करना है कि मेरे को इस चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, इस चीज़ों से कैसे मैं छुटकारा पाऊँ। छुटकारा पाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद कभी लोन नहीं मिलता, बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको अपने सिविल की टेंशन नहीं है तो आप सेटलमेंट भी करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।